सबसे निचले स्तर यानी कि गाँव तक भी पहुंचना हम चाह रहे थे, यही थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब अगर मान के चलिए आपकी जब जैसे यूपी को हम सोचें, तो यूपी में जो जनसंख्या है वो है 20 करोड़। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी सारी जनता में निम्नतम वर्ग तक हमें जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ लेवल चाहिए पहुंचने के, जिला स्तर होगा, फिर एक ब्लॉक लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, फिर विलेज लेवल पर होगा। लेकिन आप ऐसे भी स्टेट के बारे में सोचिए जहां की जनसंख्या बहुत कम है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, 2011 की जनगणना में भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आप सब लोगों का उत्तर क्या आएगा? अगर हम राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम उत्तर आना चाहिए आप सबका, कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की थी। कितनी जनसंख्या थी सिक्किम की? सिक्किम की जनसंख्या थी 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर एक शर्त बताइए भी, अगर उस पूरे स्टेट में 6 लाख ही लोग रहते हैं, पूरे राज्य में 6 लाख, यूपी में 20 करोड़ लोग रहते हैं लगभग, ठीक है, 2011 के अनुसार, तो 6 लाख लोगों पर बहुत सारे स्तर बनाने की जरूरत नहीं है। एक सील्स बॉडी हो जाए और एक ग्राम स्तर पर काम करने वाली संस्था हो जाए, ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो मध्य स्तर है, जो आपका मिडिल लेवल है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मिडिल लेवल की आवश्यकता नहीं है, यानी कम जनसंख्या है तो वहां उतना लेवल बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, इसके लिए क्या शर्त बनाएगी, लिख लेना, 20 लाख से कम जनसंख्या पर, 20 लाख से कम जनसंख्या पर, जनसंख्या अगर 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर, मध्य मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। क्या स्टैंडर्ड हो गया इसका? 20 लाख, ये दिमाग में रखना है। अनिवार्य नहीं है, यानी कि मिडिल लेवल इज नॉट नेसेसरी। मिडिल मिडिल लेवल इज नॉट, आसान सी बात है। 20 लाख में कितने मिलियन होते हैं जरा मुझे बताएं। तो यही क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था सीएचएसएल एग्जाम में 2018 में, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन ये था कि आपका पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है, यानी 3 स्तर उसमें होते हैं, एक शीर्ष पर, एक मध्य में, एक सबसे निम्न में। तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि कितनी जनसंख्या पर आपका मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है, तो क्या होगा इसको, वहां पे जो ऑप्शन थे, मैं इसलिए मिलियन का जिक्र करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन थे वो आपका लाख में नहीं थे ना करोड़ में थे, तो वहां पर जो ऑप्शन थे वो मिलियन में थे। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ पर लाख में बात जब हो तो आप समझ जाना 10 लाख का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन होता है। क्या होता है? 1 मिलियन। और एक लेटर से आपको दिखाना चाहते हैं तो कैपिटल एम बना सकते हैं, 1 एम। क्या बना सकते हैं उसको? 1 एम। ओके, तो 2 लाख कितना, 20 लाख कितना हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा, यानी कि 2 मिलियन से कम है आप। जैसे 2 मिलियन से कम के मैंने कुछ स्टेट आपका नाम लिया था मैं सिक्किम, वैसे ही मैं आपको बता सकता हूं। जैसे 2011 के सेंसस की बात करते हैं हम, नागालैंड था, नागालैंड अभी तो ज्यादा पे पहुंच गया होगा, लेकिन 2011 में नागालैंड की जनसंख्या जो थी वो आपका 19 लाख थी। ठीक है, 19 एल एल बना लीजिए, 19 लाख थी। जैसे अभी तो ज्यादा हो जाएंगे अगली जनगणना में। जैसे गोवा की हम बात करें 14 लाख थी, गोवा के बराबर ही अरुणाचल प्रदेश की थी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे स्टेट है। जैसे आपका मिजोरम, मिजोरम की जनसंख्या जो है वो 11-12 लाख थी। ठीक है, सिक्किम की 6 लाख थी। सिक्किम सबसे अच्छा उदाहरण बन जाएगा इसका, क्योंकि सिक्किम में तो आगे चल के भी आपको उतनी जनसंख्या नहीं हो। बात समझ में आई? तो वहां पर त्रिस्तरीय होनी जरूरी नहीं है। अब त्रिस्तरीय की बात हम करते हैं तो ध्यान से देखना, कौन से 3 स्तर थे? पहला स्तर कौन सा बताया था हमने आपको? जिला स्तर। जिला स्तर लेवल होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला स्तर पर क्या होती है? जिला पंचायत। क्या होगी? जिला पंचायत। ठीक है, हर एक जिले, हर एक जिले में। जैसे मैं आपसे पूछूं भारत में कितने जिले हैं, आप मुझे बताइए लगभग। अब देखो जिला पंचायत या ये त्रिस्तरीय जो है, ठीक है, अब मैं तीनों ही लिख देता हूं तो हम इसको और अच्छा समझ पाएंगे। एक तो जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, एक खंड स्तर जिसको हमने मध्य स्तर भी कहा। मध्य स्तर ये हर जगह हो, अनिवार्य नहीं है। मध्य स्तर पर जो होती है वो होती है आपकी खंड पंचायत। खंड पंचायत, ऐसे मत समझना, खंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों शुद्ध हैं। खंड पंचायत, या इसको हम बोलते हैं आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति, ध्यान से समझना भी। हाँ? तीसरा जो स्तर होता है वो होता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, और ग्राम स्तर पर होती है हमारी ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लॉक लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल। क्या हो गया? ब्लॉक लेवल। नोट कर लीजिए फिर अच्छे समझे। ब्लॉक लेवल, मिडिल लेवल मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलेंगे हम? बोल सकते हैं ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत। ठीक है? और ये क्या है? ये विलेज लेवल हो गया। सही है, उसी हिसाब से लेके चलते हैं, उसी हिसाब से उसको समझेंगे। आप में से कितने लोग गांव में निवास करते हैं? जरा पोल क्रिएट करना एक, और अच्छा समझ में आएगा और मैं भी समझ पाऊंगा आपको किस तरह से चीजें मुझे समझानी है। लिखना विलेज और सिटी। एक बार आंसर, गांव में रहते होंगे, बच्चे रहते होंगे, बुजुर्ग रहते होंगे, महिला पुरुष सब तरह के लोग रहते होंगे। लेकिन वोट के लिए आयु क्या है ये तो सब जानते हैं। तो मुझे बताएं कि जो वोट डालने की उम्र है वह कितनी है? तो आप कहेंगे भैया 18 का व्यक्ति हो जाना चाहिए। तो यानी कि हर गांव में 18 प्लस के कुछ लोग रहते हैं, 18 प्लस के। और 18 प्लस के जो वोटर होते हैं गांव में, इनको कहा जाता है ग्राम सभा। 18 प्लस का जो वोटर है उसको क्या बोलेंगे हम? 18 प्लस का जो वोटर है उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? ये ग्राम सभा है, इंग्लिश में भी ग्राम सभा आप इसे कह सकते हैं। तो 18 प्लस, और अगर मैं बात करूं गांव की कुल आबादी में, उसमें तो भैया 5 वर्ष का बच्चा भी है, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 8 वर्ष का, सभी उसमें शामिल हैं। तो ये ग्राम सभा के जो लोग हैं आपका, ये वोट डालेंगे। 18 प्लस का ही तो वोट डालेगा। तो जब ये वोट डालेंगे तो इनके द्वारा वोट डाली गई जो संख्या है उससे कोई ना कोई तो चुनाव जीतेगा। जैसे मैंने कहा था, बेशक से ना चाहने वाले लोग ज्यादा हों, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल जाएंगे, एफपीपीएस प्रणाली मैंने आपको समझाई थी, एक बार आप थम्स अप करके मुझे बताएं कि हाँ आप बहुत अच्छे से समझते हैं एफपीपीएस। बेशक से आपका, जैसे मैंने आपसे फिर से जिक्र करूं, मैंने कहा था किसी चुनाव में अगर 5 लोग चुनाव में आपका ग्राम प्रधान के चुनाव में उपस्थित हैं और इनके लिए मतदान, इनके लिए 20% हुआ है, इनके लिए 10% हुआ है, इनके लिए भी 10% हुआ है, इनके लिए भी आपका 20% मतदान हुआ है, तो इनके लिए 40 हुआ है, तो जीत किसकी होगी, विजेत कौन होंगे? तो आप कहेंगे 40। तो यस कहने वाले 40 थे यानी इनके पक्ष में, लेकिन ना चाहने वाले भी कितने थे? तो आप कहेंगे 60% लोग ऐसे भी थे गांव में जो चाहते थे कि प्रधान ना बने, तभी तो उन्होंने इनके पक्ष में वोट नहीं किया। लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे? यही एफपीपीएस प्रणाली है, अर्थात सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले। ठीक है, बात क्लियर है ना? या कुछ साथी वॉइस का लिख रहे हैं, देखना जरा। हेलो हेलो हेलो, कहेंगे जी। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक गांव को क्या होता है कि कुछ वार्ड में भी बांट दिया जाता है। एक मेंबर भी सेलेक्ट होता है, यहाँ से एक मेंबर यहाँ से सेलेक्ट होता है, एक मेंबर यहाँ से सेलेक्ट होता है, एक मेंबर यहाँ से सेलेक्ट होता है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं फिर, जो मेंबर है कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, बस क्या होता है कि कई बार सलाह देते हैं, कई बार जब बुलाया जाता है मेंबर्स को गांव में, भाई आप इस वार्ड से मेंबर बने थे, तो उन सबके लिए एक अंतिम सहमति चाहिए होती है कि प्रधान के साथ में। ठीक है, एक बहुमत रूप का होता है कि भाई आपका, जैसे मान के चलो कि कहीं पर आपका 10 मेंबर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 6 की सहमति होनी चाहिए प्रधान के साथ में किसी काम के लिए। तो वो क्या होता है, उससे किसी धन के दुरुपयोग की रोक हो जाती है कि भाई पैसे का अपव्यय ना हो जाए, प्रधान गांव के पैसे को ऐसे ही खर्च ना कर दे। तो आप कहेंगे नहीं भैया वो तो होता है, तो दरअसल में वो अवेयरनेस की कमी होती है कि किसी व्यक्ति को, बुजुर्ग को खड़ा होकर गांव में क्या करते हैं वो लोग, आपका वार्ड मेंबर बना देते हैं और उनको अपने राजनीतिक अधिकार या उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो उनकी सहमति करते हैं प्रधान की, भाई हाँ ठीक है जो ये कर रहे हैं वही सही है। ठीक है,
बात क्लियर है? मैंने क्या बताया? गाँव है आपका, उस गाँव में ऐसे लोग जो 18 प्लस के हैं और साथ में पंजीकृत मतदाता हैं, जो वोट डालते हैं। ऐसा नहीं, अब मान के चलो वो 22 साल का हो गया और उसने अपनी वोट ही नहीं बनवाई है, वो ये कहता है मैं तो वोट ही नहीं बनवाऊँगा, तो वो ग्राम सभा में शामिल नहीं है। ग्राम सभा का मतलब है सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिनके पास वोट है अपनी, यानी कि जिनका आपका मतदाता सूची में नाम है, मतदाता सूची में जो पंजीकृत हो चुके हैं। हम सब करके मुझे बताएं, इतनी छोटी-सी बात थी। छोटे-छोटे गाँव को कई हिस्सों में बाँट दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वार्ड। वार्ड से वार्ड मेंबर बनेगा और वार्ड मेंबर अलग होंगे, वो प्रधान के साथ में किसी भी साथी चीज़ पर उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी प्रधान अपने कार्य को कर पाता है, ठीक है? अक्सर वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते, आपने देखा होगा गाँव में लोगों की राजनीति कम रुचि होती है और सब कुछ पे डिपेंड हो जाता है प्रधान। आप जानते हैं प्रधान फिर क्या करता है? किसी भी गाँव का प्रधान पहले तो अपने घर को, मकान को बनवाएगा। आपको कोई भी प्रधान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक मजबूत सा मकान ना हो गाँव में, है ना? तो सबसे पहले अपना घर बनाता है, फिर उसके बाद में कुछ काम होगा। हमारे गाँव के प्रधान जी हमारी बात को सुनेंगे तो कहेंगे भई ऐसा सच में होता है, मतलब आवश्यकता भी हो जाती है, आप ये समझो सामाजिक रूप से कि बनाना भी पड़ता है ना? हाँ, मिलने-जुलने वाले लोग आते हैं प्रधान जी के, यहाँ पर आएँगे। तो गाँव में आपकी सी बात मैंने आपको क्या बताई, ठीक है? ग्राम सभा होगी, क्या बनेगी? यहाँ पर एक ग्राम सभा बन जाएगी और यहाँ से कौन व्यक्ति आ जाएँगे? प्रधान। अब मुझे एक बात बताओ, प्रधान के लिए जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? प्रधान को चुनने के लिए जो चुनाव था, आप सीधे वोट डालते हैं या मेंबर्स चुनते हैं उसको? जो मेंबर को आप चुनेंगे फिर मेंबर प्रधान को चुने, आप कहेंगे नहीं। मेंबर के लिए भी हम सीधे वोट डालते हैं अपने वार्ड में, ठीक है? और साथ में प्रधान के लिए भी, आप किसको प्रधान चुनना चाहते हैं तो उसको भी आप सीधे वोट डालते हैं। तो यानी कि प्रधान का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अभी इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अभी सिर्फ एक आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट सीधे वोट हम डालते हैं कि भाई हम तो इस प्रधान को चुनना चाहते हैं, उसका एक चुनाव चिन्ह होता है और उसके सामने हम उसको चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, खंड स्तर पर कौन होता है? खंड का क्या मतलब है? कि भाई गाँवों तक सारा विकास पहुँच पाए, तो इसके लिए जिले के बीच में कड़ी बनाई गई है ब्लॉक। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कभी भी आपसे पूछे त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला और ग्राम स्तर के बीच में सेतु का, यानी कि ब्रिज का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे ब्रिज का काम करता है खंड, ठीक है? ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होता है? देखो, ब्लॉक को बनाया जाता है कुछ गाँवों को मिला करके। अब आप कहेंगे भैया कुछ गाँव क्यों कह रहे हैं? क्या संख्या निश्चित नहीं है? तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ये जो व्यवस्था है ये राज्य सरकार को दी गई है। मैंने कल भी आपको बताया ये विषय कैसा है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है? स्थानीय स्वशासन। तो इसमें शक्तियाँ किसको हैं? राज्य को प्राप्त है। तो ये राज्यपाल इन चीज़ों को तय करते हैं द्वारा, और राज्यपाल द्वारा ये तय किया जाता है कि किस एक ब्लॉक में कितने गाँव होंगे। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो यूपी के लिए अलग चीज़ें हैं, राजस्थान के लिए अलग चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश के लिए अलग चीज़ें हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग हैं। तो कभी भी इनकी संख्या से तो प्रश्न बनने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है? जब हाँ, आप अपने किसी स्टेट की तैयारी करें, जैसे मान के चलो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी यूपी, बिहार, आप जिस स्टेट की तैयारी करें तो वहाँ पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक बात हम सब करें, जी हाँ, हम अपने स्टेट के बारे में उस बात को जानेंगे, हालाँकि उस तरह का प्रश्न बनेगा भी नहीं कभी। तो आप एक बात जानिए, अधिकार किसके पास में है? याद रखना, राज्य विधान लेजिस्लेचर वो इसको तय करता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, आपके गाँव में आप गाँव में एक प्रधान बोलते हैं आप, यानी कि खंड विकास समिति। तो आपके गाँव में जब प्रधान पद के चुनाव के लिए यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो उसी समय पर एक बीडीसी का चुनाव भी होता है। किसका चुनाव होता है? बीडीसी। बीडीसी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जो साथी नहीं जानते वो नोट कर लेना। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात खंड विकास समिति। क्या बोलेंगे? खंड। तो जो खंड विकास समिति होती है इसके साथ में जाते हैं गाँव से। तो बीडीसी के लिए जो चुनाव होता है वो तो डायरेक्ट है, जैसे प्रधान के लिए आपने वोट डाला ऐसे ही आप बीडीसी के लिए भी वोट डालेंगे। अलग-अलग पर्ची होती है, प्रधान पद के लिए आप यहाँ पे चुन लेंगे किसी को, एक दूसरा बैलेट पेपर होगा उसमें आप देखेंगे बीडीसी के मतदाताओं के चुनाव चिन्ह लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर आप जो भी चाहते हैं कि भई ये नाम ऐसे आते हैं उनके, अनाज बरसाता हुआ किसान, क्योंकि पार्टीज़ तो वहाँ पर होती नहीं। अनाज बरसाता हुआ किसान, किसी का गदा चिन्ह आता है, किसी का आपका सेब आ जाता है, तो उस तरह का किसी का ओखली चुनाव चिन्ह आ जाएगा, तो आप उसके सामने ऐसे करके और उसको वोट करके रख देते हैं बैलेट को, ठीक है? और अगर मशीन से है तो फिर तो आपका मशीन द्वारा हो जाएगा। तो बीडीसी चुन लिए गए, बीडीसी में कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी बीडीसी चुने गए हैं ये सारे बीडीसी, मान के चलो एक ब्लॉक में हमने बोल दिया कि यहाँ पर 50 गाँव। कितने गाँव हैं? एक ब्लॉक में 50 गाँव से उस राज्य ने तय कर दिया इस ब्लॉक में जो है 50 गाँव होंगे। कितने लोग होंगे? लोगों की बात नहीं है, गाँव की बात है, 50 गाँव। तो बीडीसी कितने हो जाएँगे? बीडीसी कितने हो जाएँगे? भैया फिर से आवाज़ में दिक्कत है। भाई साहब क्या कर सकता हूँ? नहीं होता, उसको बड़े गाँव के साथ चुनाव में जोड़ दिया जाता है। ये 2 गाँव होंगे आपका। जैसे साधारणतः कुछ स्टेट में 1000 रहता है कि 1000 वोटर की संख्या जैसे ही हो जाएगी तो वो गाँव में उसका स्वतंत्र एक अपना प्रधान हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी 1000 नहीं है तो उसको नज़दीकी किसी गाँव के साथ में जोड़ के रखेंगे। ठीक है? बात क्लियर है ना? तो जितने भी लोग बीडीसी चुने जाएँगे, 50 गाँव से मान के चलो आपका इन 50 गाँव में हम मान लेते हैं एक बार को कि 50 ही बीडीसी हुए, तो ये लोग चुनाव करेंगे फिर किसका? प्रमुख का। तो बीडीसी के लिए तो चुनाव होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष। प्रधान का चुनाव भी कैसा बताया था? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधी वोट डालते हैं। बीडीसी के लिए भी क्या होता है? प्रत्यक्ष। आपने कभी प्रमुख के लिए सीधी वोट डाली है? ब्लॉक डेवलपमेंट में जो प्रमुख व्यक्ति है, जो जिसको हम प्रमुख कहते हैं, प्रमुख नाम का पद है, उसके लिए आपने कभी वोट डाली है? आप मुझे बताएं। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए जो वोट डालते हैं वो बीडीसी डालते हैं। कौन डालते हैं? बीडीसी। तो प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में कहेंगे जनता की भागीदारी नहीं है। ये कैसा चुनाव है? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब ये क्या करते हैं? अपने पक्ष में करने को लोगों को खरीदते हैं बीडीसी को कि भैया हम तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारे लिए वोट करना। हम तुमको 3 लाख दे देंगे, हम तुमको 5 लाख दे देंगे। तो प्रमुख पद एक ऐसा पद बन गया है कि जो धनाढ्य व्यक्ति के पास पहुंचता है, जिसके पास धन बल है, वही ब्लॉक में प्रमुख होता है। ठीक है? ज्यादातर यही चांस होते हैं। ठीक है? या आपका यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रधान के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसको आप चाहते हैं वो बनाएंगे, लेकिन प्रमुख जिसको आप चाहते हैं वो बने ना बने इस बात का कोई मतलब नहीं हो जाता, क्योंकि चुनाव अप्रत्यक्ष। बात क्लियर है? आपके गाँव के बीडीसी को कितने रुपए मिले थे आपने चर्चा में सुना होगा, तो मैं अपने गाँव का नहीं बताऊंगा आपको, है ना? फिर आते हैं इसी तरह से आपका जिला स्तर पर। तो जो जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर हैं, इनके लिए जो चुनाव होंगे वो तो होते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी आप सीधे अपने वार्ड में, जैसे आपका जो भी वार्ड लगेगा वहाँ पे कुछ उम्मीदवार आएंगे, कोई आपका बसपा का उम्मीदवार होगा, कोई सपा का, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, तो आप एक व्यक्ति को बोलेंगे भाई हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए, तो वो व्यक्ति जीत जाएंगे। तो हर एक जगह से जिले में क्या है, मान के चलो आपका कि अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिले में बहुत सारे, मतलब सैकड़ों इस तरह से जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ठीक है? और जो वो जिला पंचायत सदस्य हैं आपके, वो मिलकर फिर चुनाव करते हैं किसका? जिला पंचायत अध्यक्ष का। ये भी अप्रत्यक्ष है। ये भी क्या करेंगे फिर बताओ? जिसके पक्ष में जितने अधिक जिला पंचायत सदस्य होंगे, इनका जो चुनाव होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का, जो जिला पंचायत प्रेसिडेंट होता है, उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। ऐसा होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में आपकी भागीदारी तो बची नहीं, आपने सिर्फ इनको चुना और इनको चुना। ग्राम प्रधान के लिए इससे आगे का कोई स्तर नहीं था। जब आपने बीडीसी को चुन लिया, बीडीसी के आगे का स्तर प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। कौन लोग वोट करेंगे? बीडीसी पिछले वाले। जिला पंचायत सदस्य किसके लिए वोट करेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो क्या होगा फिर से? इस बार पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है? इस बार 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और जैसे हम गौतम बुद्ध नगर में है, यहाँ पर ये जिला है, इसमें 5 आपका जिला पंचायत लगती है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को 5 में से कितने लोग चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष होने के लिए, जरा बताओ? इस गौतम बुद्ध नगर जिले में उत्तर प्रदेश में 5 जिला पंचायत सीटें हैं यहाँ पर, तो उसमें से जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने पक्ष में कितनी चाहिए कि वो अध्यक्ष बन जाए? तो आप कहेंगे भैया एक तो उसकी ही होगी, है ना? तो उसको 2 और चाहिए तो 3 हो जाएंगे, तो कितने भी पैसे खर्च कर दे। ठीक है? अब पता नहीं 50 लाख रुपए दे दिए जाए एक सदस्य को, 1 करोड़ दे दिया जाए, 5 करोड़ भी दिया जा सकता है। तो वो धन के ऊपर निर्भर है कि भाई कहाँ पर राजनीतिक प्रतिष्ठा किसी की कैसी है, उसको क्या करना है, क्या उसकी योजनाएं हैं, और जिद की बात है तो फिर कितना भी पैसा खर्च किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? बात क्लियर है? ये तीनों स्तर के चुनाव जो होंगे,
तीनों स्तर के चुनाव आप लोग थम्स अप करके बताएंगे। बहुत आसान सा प्रोसेस है। पहली बार में हम सबको डायरेक्ट इलेक्शन से, जिला पंचायत के सदस्य डायरेक्ट से, आपका ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट बीडीसी, ग्राम प्रधान डायरेक्ट इलेक्शन से चुने। इसके बाद में ग्राम प्रधान से आगे कुछ होता नहीं, ठीक है। और आपका खंड और स्तर और आपका जिला स्तर पे उसके आगे के जो लोग हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। ओके बॉस। अब हमने यहाँ पर एक बात कर ली आपसे, तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप इन सबको बता देंगे। आपसे पूछूंगे जैसे मैं, आप आंसर करना, डायरेक्ट के लिए लिखना डी और इनडायरेक्ट के लिए लिखना आई। मैं आपसे पूछता हूँ आपका ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप कहेंगे भैया प्रधान का चुनाव लिखिए डी और आई, डायरेक्ट आप कहेंगे डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूं प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो आप बोलेंगे इनडायरेक्ट होता है, बीडीसी उसमें भाग लेते हैं। मैं आपसे पूछूं बीडीसी का चुनाव किस तरह होता है, आप कहेंगे डायरेक्ट। मैं पूछूंगा आपसे जो आपका जिला पंचायत, ठीक है, डीपीएम होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर, डीपीएम बोलते हैं, जिला पंचायत सदस्य, उसका चुनाव कैसा होगा, डायरेक्ट का। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट आपका साथी क्या बोलेंगे, पंचायत प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव कैसा होगा, इनडायरेक्ट। ये बातें क्लियर होनी। अब बात आती है इन सबके प्रधान या कोई भी व्यक्ति जो चुन रहा है, इसके लिए जो साथी क्या बोलेंगे हम लोग, उम्र सीमा, एज कितनी चाहिए, उम्र सीमा। उम्र केंद्र के पास है कि राज्य के पास में, पहले तो ये लिखिए। मैंने अभी आपको कई बार बताया है, तो आप कहेंगे ये अधिकार भैया राज्य के पास में, राज्य विधानमंडल इसको तय करेगा। अगर ये अधिकार राज्य के पास है तो अलग अलग राज्य की जनसंख्या जो है वो अलग अलग है, और उस राज्य में एससी एसटी का जो प्रतिशत है वो सब जगह अलग अलग है। तो वहां पर जितना प्रतिशत एससी और एसटी का है उस राज्य विशेष में, जिस भी राज्य से आप संबंधित हैं, तो उस राज्य में उतने ही प्रतिशत सीटें क्या हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी कि भाई इतने प्रतिशत लोग आपका एससी एसटी के यहाँ पर हैं, तो इन लोगों को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक रूप से कहीं ऐसा ना हो कि इनका दमन हो रहा हो और इनको आगे न बढ़ने दिया जाए, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया कि कहीं तो नहीं तो ऐसा होगा ना कि जो आपका बाहुबली जनजातियां होंगी तो वो उस तरह से उनको राजनीति में तो आगे नहीं आने देंगी, लेकिन जब रिजर्वेशन होगा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें भी होते तो वही व्यक्ति हैं जो उनके द्वारा समर्थित होते हैं, और सब व्यक्ति फिर अपना अपना चुनाव लड़वाते हैं और उनके अधिकारों का पालन करते हैं, और फिर कमजोर व्यक्ति को फिर पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनको कठपुतली बना करके। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने राजनीतिक अधिकार नहीं पता होंगे तब तक तो वो एक कठिन क्या बोलते हैं, कठपुतली की भांति यानी कि पपेट की भांति ही व्यवहार करेगा, ठीक है। इसलिए सबको अपने राजनीतिक अधिकार जान लेने चाहिए। अब देखो जैसे मान के चलो एससी एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, अब यहाँ पर एक बात के लिए क्लियर रहना, जैसे हम आपसे कहते हैं कि वो जनसंख्या में आपका मान के चलो कुछ जो अनुपात बना वो बन गया 15 का अनुपात, तो 15 सीटें किसके लिए हो जाएंगी, एससी एसटी के लिए। लेकिन याद रखना इन 15 में से मुझे ये बताओ पुरुष कितने होंगे। कभी भी चाहे कोई भी रिजर्वेशन हो, चाहे ये रिजर्वेशन हो या जनरल रिजर्वेशन हो, उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए रहेगा। तो महिलाओं के लिए रहेगा तो 15 में से कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 15 का 1/3 कितना होगा, तो 5 तो हो जाएंगी इसमें वुमेन। तो मेल कितने बचे, 10 मेल बचेंगे, 10 मेल। बहुत बढ़िया, आप सबने ठीक बताया एकदम से 10। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में। अच्छा जी, और यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लेना, 23 योग्यता बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कुछ जगह पर मान के चलो ये बात चलती है कि भाई हमारे देश में आज चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है, और धीरे धीरे क्या है चीन अब जनसंख्या में नीचे की तरफ आता जा रहा है। लेकिन हमारे देश में अभी भी हम कहते तो हैं हम दो हमारे दो, लेकिन क्या वो वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली लागू है सब जगह। तो अभी जो लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं उनमें तो ये लागू है, लेकिन गांव में तो अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कहीं कल को कोई घटना ना हो जाए और जो एक लड़का है हमारा कल को वो जीवित ना बचे तो कल को हमारा जो वंश है वो कौन चलाएगा। क्योंकि सब लोग इस तरह भांति व्यवहार करते हैं राजा की भांति, उनको ये लगता है कि हमारा ये जो 10-20-50 हजार बीघे जमीन है इसको कौन संभालेगा। मतलब हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, इसमें जमीन का कोई मामला नहीं है। क्योंकि सबको ये सोचना चाहिए ना, जो घटना है वो तो 2 के साथ भी हो सकती है, ठीक है, और घटना 4 के साथ भी हो सकती है, ठीक है। और आपका जो कौरव थे वो तो 100 थे, आप जानते हैं। घटना तो कभी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन हम अवेयर नहीं है। और हमारे देश में आप जानते हैं कि इतना बड़ा उत्पादन होता है बहुत सारी चीज़ों का, उनका कंजप्शन हम ही कर लेते हैं, उपभोग हम ही कर लेते हैं उनका, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को। बड़ा चिंता का विषय है। अब क्या सोच रही है गवर्नमेंट, ये सोच रही है अच्छा जितने भी लोग हैं वो प्रधान पद के उम्मीदवार मान के चलो, वो प्रधान बनना चाहते हैं, तो वो कल को क्या करेंगे, जिसके 2 बच्चे हैं, वही प्रधान पद का उम्मीदवार हो सकेगा। जिसके मान के चलो ऐसे बोले जिसका एक ही बच्चा है वो प्रमुख बन पाएगा, जिसके एक बच्चा है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाएगा। तो ये थोड़ा मतलब सेट करने के लिए कल को ये कर दें कि भाई हम एक अच्छी साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बोलते प्रधान जो होगा वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, या ऐसा बोलते प्रधान जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये तय किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा तय होगा आपका, तो आप कहेंगे इसको यानी कि शेष योग्यता, रिमेनिंग क्वालिफिकेशंस बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हर राज्य अपने यहाँ पर इसको तय कर सकता है। बात क्लियर है, कोई परेशानी इतनी बात में, छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब तक हम गांव स्तर की बात कर रहे थे, अब हम बात करें शहर की, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो पिछले स्तर से समझिए थोड़ा सा, जब मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय जो सामुदायिक कार्यक्रम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो किस वर्ष में चालू हुआ था, तो आप कहेंगे 1952 में। तो वो सफल हुआ था या नहीं हुआ था, फिर मैंने बताया था 1953 में हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा को शुरू किया, तो वो भी उतना सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, गार्डियल कमेटी, और अनेक प्रकार की कमेटीज ने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन वो सारी कमेटी की रिपोर्ट किसके लिए थी, पंचायती राज के लिए थी। और उस पंचायती राज में जो सबसे ज्यादा बातें चल रही थी वो ग्रामीण स्तर में सुधार लाने की बात थी। आपको जानकर आप जानती हैं हमारे केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय होते हैं, तो 1985 में तो पहली बार अर्बन मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब 1985 तक शहरी क्षेत्र के लिए कोई मंत्रालय भी नहीं था। अब इन्होंने देखा कि भाई यार शहरी विकास भी बहुत जरूरी है, तो 1985 में तो पहली बार मंत्रालय बनाया गया था। और उसके बाद में आप जानती है कि 1992 में तो इनको संवैधानिक स्थिति यानी संवैधानिक दर्जा मिल ही गया। तो कौन सा संशोधन था इनके लिए बताओ, कौन सा संशोधन था, तो आप कहेंगे इनके लिए था आपका 74वां संविधान संशोधन। और ये लागू कब हुआ था इसकी तिथि आप मुझे बताएं, आप कहेंगे अगले वर्ष भी लागू हुआ था 1 जून 1993 को। तो 74वां कब का है, 1992 का है, ठीक है। नगरीय स्थानीय स्वशासन, जिसको हम कई बार शहरी पंचायत भी कहते हैं, तो वो ग्राम पंचायत है, वो गाँव के लिए है, और ये शहरों के लिए है, तो इसको अर्बन पंचायत भी कहा जाता है। सॉरी लिखना, इसको अर्बन पंचायत भी, शहरी पंचायत भी कहते हैं, शहरी पंचायत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखना इस तरह के प्रयास हुए 1687 में पहली बार, 1687-88 में पहला नगर निगम बनाया गया। कौन सा बना था, पहला नगर निगम, पहला नगर निगम घोषित किया गया था आपका किसको, मद्रास को। फिर बंबई को बनाया गया था, मद्रास, फिर बंबई को बनाया गया था इसके बाद में, और फिर इसके बाद में कोलकाता को बनाया गया। क्योंकि ये सब शहरी क्षेत्र थे, आप जानते हैं कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली, ये भारत के प्राचीन शहरी क्षेत्र हैं। तो फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन से चुने जाएंगे। तो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो फिर कौन तय करेगा उसको, तो मैंने कह दिया अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है। बाकी सारी योग्यताएं किसके जैसी हैं, ग्राम पंचायत के जैसी हैं। जैसे कार्यकाल कितना होगा, मैं आपसे पूछूं फटाफट आंसर करिए, तो आप कहेंगे कार्यकाल भैया 5 वर्षों का होगा। मैं पूछूं न्यूनतम आयु कितनी होगी, क्या कहेंगे 21 वर्ष होगी। मैं कहूं महिला आरक्षण कितना होगा, 1/3 होगा आपका, 1/3 होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई SC ST के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होगा। बात क्लियर है ना। तो ये क्या है, हमारी नगरपालिका 3 प्रकार की है, लेकिन अंतर क्या है देखो। जब हमने ग्राम स्तर की बात की थी तो ग्राम स्तर में क्या था, ग्राम स्तर में क्या था, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। गांव और जिले के बीच में मध्य सेतु का काम कौन कर रहा था, ब्लॉक। गांव से चल करके शीर्ष में जिला था, ठीक है, यही तो था। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये उसके स्तर नहीं है।
स्तर जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में हो सकता है, ब्लॉक ना हो, लेकिन आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत तो जरूर ही होगा। तो वहाँ कम से कम 2 स्तर तो होंगे ही होंगे, कम से कम, और अधिक से अधिक 3 स्तर। लेकिन ये क्या है, ये स्वतंत्र है, छोटा। तो ये ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अकाउंटेबल है नगर पालिका परिषद को, और नगर पालिका परिषद जो है वो साथ ही आपका जवाबदेह है नगर निगम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या है, आप कहेंगे कि वहाँ पर बात ये है कि जो ग्राम पंचायत है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि नगर पंचायत जो है वो साथ ही आपका इसके लिए आपका बोलेंगे अकाउंटेबल है, तो आप कहेंगे वो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है आपका ब्लॉक के लिए। और ब्लॉक किसके लिए अकाउंटेबल है, ब्लॉक किसके लिए जिम्मेदार है, तो वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि जिला स्तर के लिए, यानी कि जिला पंचायत के लिए वो अकाउंटेबल है। बात क्लियर है? बोलेंगे जी, बात क्लियर है? सारे लोग बताएंगे यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। 243 में पंचायती राज सब जानते हो। A4 क्या है, असेंबली, असेंबली बोलते हैं सभा को। ध्यान से सुनिए, आप चुप हो जाए। A4 असेंबली यानी ग्राम सभा, ग्राम सभा किसमें है, 243 में। P4 बिल्ड, बिल्ड क्या बनाना है, ग्राम सभा को बनाना है, यानी ग्राम सभा का गठन बताया गया है। P4 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, रचना को, तो C4 कंस्ट्रक्शन, P4 संरचना। तो कभी पूछे ग्राम सभा की संरचना किसमें बताई गई है, तो आप बोलेंगे संरचना यानी कंस्ट्रक्शन अर्थात C। आपसे बोलेगा SC ST आरक्षण को किसमें बताया गया है, तो ऐसे बोलना D4 दया। इस पे तो संविधान सभा वालों ने सोचा कि भाई ये जो है आपका जातियां, इनका विकास हमको करना है, तो उनको उन्होंने दया की, D4 दया, SC ST आरक्षण। E4 ईयर, ईयर बोलते हैं वर्षों को, वर्षों को मतलब कार्यकाल कितना होगा उनका, तो कभी पूछे ग्राम सभा का कार्यकाल कितना है, ग्राम सभा का कार्यकाल तो बोलेगा 5 वर्ष, किसमें बताया गया, ई में। ग्राम सभा के जो सदस्य यानी कि जो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके सदस्यों की अर्हता यानी योग्यताएं वो किसमें बताई गई, स्क्रीनशॉट आप लिख चुके हैं, विस्तार से वहां पे लिख लेना। हम सब करें, बात समझ पा रहे हैं? सबसे फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट का बुक। हम सब करें, बात समझ पा रहे हैं? ग्राम सभा की शक्तियां, शक्तियां किसमें होती है, G4 जीनियस व्यक्ति होता है, उसके अंदर पावर्स होती हैं। G4 जीनियस जो होता है, यहाँ पर होता है H4, ऐसे याद रखना कि जो आपका अपने विकास के लिए जो ग्राम पंचायतों को कर लगाने की छूट दी गई है वो यहाँ पर है, कर टैक्सेशन को यहाँ पे बताया गया। इनके लिए जो वित्त है, वित्त किसको बोलते हैं, इनकम को, वित्त का मतलब इनकम ही तो होता है, I4 इनकम, 243 आई इनकम, इनकम ही तो वित्त है आपका। हाँ जी, अब देखो ग्राम पंचायत के लिए जो भी साथी आपका रिपोर्ट्स है उनकी जांच कहाँ पे बताई गई है, तो 243 जे में बताई गई है, जे में। K4 याद रखना, किंग्स 11, किंग्स 11, 11 से इलेक्शन, जो इनके लिए चुनाव है, चुनाव जो राज्य कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। तो K4 किंग्स 11, 11 से इलेक्शन, क्या बोलोगे, 11, 11 क्या है आपका, K नंबर, K किस पे आता है, 11, ठीक है, 11 पर। L4 क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ क्षेत्रों में ग्राम सभा को लागू करना, कि भाई यहाँ पर ग्राम सभाएं होंगी, और कुछ पे क्या बोल दिया गया, जहां पर ग्राम सभाएं नहीं होंगी, ये पीछे मैंने बता दिया पूरा भाषा लिख करके। जैसे 243 मैंने बताया था, आप यहाँ से समझ लेना। 243 243 कहां पर था हमारा, बताइए एक बार, जब मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया था। 243 देखो भाषा दोस्त यहाँ पर लिखी हुई है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, M4 मना कर दिया कि भाई यहाँ पर लागू नहीं होंगी। लागू होने के लिए क्या, L4 लागू होना, M4 लागू होने से मना करना कि भाई यहाँ पर नहीं लागू होंगे। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, बना रहने का मतलब N4 निरंतरता, कि वो निरंतर रहेंगी, जहां पर है उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। O4 क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो कहां पर जाओगे, न्यायालय में जाओगे। तो इनके चुनाव से संबंधित कोई भी आपको ऑब्जेक्शन है तो O4 ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको जाना पड़ेगा फिर कहां, न्यायालय में। बात समझ में आई? बोले भैया एक बार हम कनेक्ट करेंगे आराम से, बोलो भैया एक बार हम ऐसे बोलना। P4 क्या है, नगरपालिका की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है नगरपालिका की। P4 परिभाषा, क्यों नगरपालिकाओं का गठन क्यों हो, क्यों हो नगरपालिकाओं का गठन, ठीक है, नगरपालिका का गठन क्यों हो, क्यों हो, ठीक है, उनका जो साथी आपका क्या बोलेंगे, जो भी हमारा क्या बोलेंगे उसका जो गठन है वो क्यों हो। नगरपालिकाओं की संरचना, इसको रचना से याद रख लेना, क्योंकि संरचना तो वहां पे याद कर लिया, C4 कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे याद रख लो रचना। नगरपालिकाओं की रचना वो R में बताई गई है। नगरपालिकाओं की जो समिति है वो S में बताई गई है। S4 क्या हो जाएगा, समिति, वार्ड समिति की बात की गई है, ठीक है। जैसे वहां पर मुझे बताओ, अब आपने रिलेट किया था तो बताओ कि जो ग्राम सभा में आरक्षण था वो किस आर्टिकल में, अगर आप अभी तक अवेयर होंगे, मेरे शब्दों पर बहुत फोकस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में इमेज बन चुकी होगी कि ग्राम सभा के लिए जो आरक्षण था भैया वो आपने बताया था इसमें D4 दया, D4 दया, तो सिर्फ लेटर लिखना है, जब मैं पूछूं D4 दया तो दया करी थी, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे याद रख लेना, ST ST ऐसे रख लो कि आरक्षण, तो आरक्षण किसमें, सीटों का, जो सीटों का टी में बताया गया, सीटों का आरक्षण टी में, टी में, इसमें टी में, ST से याद रख लो, सीटों का आरक्षण टी में, सीट टी में बताई गई है, सीट किसमें बताई गई है, टी में बताई गई है आरक्षण की। नगरपालिकाओं की अवधि, जैसे वहां पे बोला था ईयर, आयु, तो यहाँ पे याद रखना यू, यू, U4 क्या हो जाता है, आयु, तो नगरपालिकाओं की यू में बताई गई है, कुछ भी एज से संबंधित है आपको दो ही तो याद रखनी है, वहां पर तो ई, ग्राम सभा के लिए क्या E4 ईयर कितने वर्ष, और यहाँ पर आयु, आयु 5 वर्ष, ठीक है, तो ऐसे याद रखना U4। नियरताएं, V4 क्या है, यहाँ पे याद रखना V4 वैकेंट, यानी सीट कब खाली होगी, जब अयोग्यता हो जाएगी, नियरता बोलते हैं इनएबिलिटी, अयोग्यता को। वहां पर किस पर बताई थी बताओ फटाफट से, जो अयोग्यता होगी, फेल, फेल होने पे तो अयोग्य होता है व्यक्ति, F4 फेल, वहां पर F है, यहाँ पर V है। नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, तो यहाँ पर WWE में कौन लड़ते थे, WWE कौन लड़ते थे आपका, जिनके अंदर पावरफुल खली जैसे लोग, अंडरटेकर, ठीक है, जॉन सीना जैसे लोग, और फिर रोमन रीन्स जैसे लोग, ठीक है, तो WWE, तो वहां पर क्या बताया था, रिलेट करते चलो, तभी तुम अपने मतलब अवेयर स्टूडेंट हो, तभी मैं समझू तुम्हारा